नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक पुराने विषय की दोबारा चर्चा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो फिर सामने आ गया है। अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे हैं, कुछ विशेषज्ञों को, इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों को, विशेष किस्म के बुद्धिजीवियों को पसंद नहीं आए हैं। वो तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि पुराना बैलेट पेपर सिस्टम निकल जाना चाहिए, उसी में प्रजा की असली आवाज़ निकलती है और प्रजा की आवाज़ से फिर उसके मनपसंद नेता आते हैं और फिर आकर के वो समाज का कल्याण करते हैं। तो ये ईवीएम जो है उसके ऊपर वो बड़े नाराज हैं। लेकिन ये एक विशेष विचित्र स्थिति है जो हमें मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है वो 4 राज्यों के चुनाव परिणामों से है। बाकी एक जगह जो अप्रत्याशित नतीजा आए हैं उससे वो बड़े प्रसन्न हैं। वहाँ ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक है। 4 जगह तो वहाँ गड़बड़ है जहाँ पुरानी सरकारें लौट आई हैं। एक तरह से कहते हैं कि एक जगह तो क्रांति की बात भी हो रही है कि भगत सिंह जी के गांव में ऊथ ली जा रही है, तो वो एक नई ऊर्जा का, नई दृष्टि का सामूहिक जो है वो दृश्य सामने आ रहा है। खैर, तो बात मुख्य यही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 जगह ईवीएम ने धोखा दे दिया, ईवीएम के सहारे गड़बड़ हो गई। तो अब ये गड़बड़ कैसे हो गई? तो विद्वान लोग हैं, उनके पास में कई लोगों के तर्क भी हैं जो अधिकतर झूठे हैं। ये लोग जो है जो ईवीएम पे शक उठा रहे हैं, वो उससे पहले या उसके बाद में एटीएम से या कि ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट का ट्रांसफ़र भी, पैसे का लेन देन भी करते होंगे। उनमें से कुछ लोग हैं जो कि शायद और भी कुछ करते होंगे, शायद शेयर मार्केट में भी काम करते होंगे। वो नहीं करते होंगे तो उनके परिवार के कुछ लोग करते होंगे। तो वो तो सारा ऑनलाइन है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ब्रांच के पूरे अकाउंट उसमें धांधली हो जाए, या एक राज्य में पूरे के पूरे में धांधली हो जाए। धांधलियाँ वहाँ हो सकती हैं, लेकिन फिल्टर कितने बड़े उसको धांधली को रोकने के लिए। और दूसरी बात है कि ये कहते हैं कैसे हो रहा है, कहते हैं ईवीएम की हैकिंग हो गई। अब इन बुद्धिजीवियों को इतनी भी शायद बुद्धि नहीं है कि जहाँ इंटरनेट की इनेबिलिटी ही नहीं है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो सकती है, स्टैंड अलोन मशीन है। और ये तो चलिए मान लीजिए टेक्निकली क्वालिफाइड ज़्यादातर या कि समझ के लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो कथानक है, ये जो नैरेटिव है, ये बहुत सारे वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, विचारधाराई कारणों से, या कि अपनी पसंद नापसंद के गहरे रंग के कारण, वो कुछ जो तकनीकी और प्रशासनिक जो प्रबंध हैं, उनकी रियलिटीज़ हैं और उसके इंटरलॉक हैं और गड़बड़ी रोकने के जो तरीके हैं, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और बोलते हैं कि ये तो सब गड़बड़ इसलिए हो गया, और सिर्फ इसलिए गड़बड़ हो गया कि उनकी पसंद के लोग नहीं आ रहे। तो पंजाब में तो साहब उनकी पसंद के लोग आ गए हैं, क्रांति की बातें करने वाले लोग आ गए हैं, गरीबों की बातें करने वाले लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम शायद जानते हैं कि जिन लोगों ने गरीबों की ज़्यादा बात की है, गरीबों का सबसे नुकसान उन्होंने ही किया है। ये एक अलग विषय है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ईवीएम की, और ईवीएम के जरिए जो कुछ बुद्धिजीवी अपने दिमाग का कई तरह का जो इकट्ठा उनके पास में दशकों का कचरा है, उसे वो बाहर निकाल रहे हैं और सभी जनता में एक शक की स्थिति पैदा करने वाले हैं, कि प्रयास कर रहे हैं, एक दुविधा कर रहे हैं। जब बंगाल में चुनाव हुआ तब वहाँ पे कोई ईवीएम की बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ किस तरह से जो वोटर्स को मैनिपुलेट किया गया, डराया धमकाया गया, उसकी भी खबरें आई थी, लेकिन उसमें उनका कोई विश्वास नहीं है। वो कहते हैं ये सब प्रचार है, और आजकल ये प्रचार में लगे हुए हैं।
यूपी में 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश। ब्राज़ील ब्राज़ील की आबादी करीब 20 करोड़ के आसपास है। तो वो पांचवा या छठा जो है वो बड़ा देश माना जाता है दुनिया का। तो उत्तर प्रदेश तो उससे आगे ही है। तो उसके अंदर जो भी जनादेश आया है उससे वो प्रसन्न नहीं। उनका तो उनको खुशी तब होती तब उनकी पसंद के लोग चुन के आते, परिणाम उनके आकलन के हिसाब से, उनके मिजाज के हिसाब से, उनकी विचारधारा की का पोषण करते हुए होते, तब उन्हें खुशी होती। लेकिन अब क्या करें, जनता है ये मानती नहीं है, जनता है कि ये समझती नहीं है। अब जैसे अब इनके जो श्रद्धेय हैं, ये जो सारे के हमारे हमारे बुद्धिजीवी हैं, इनके कई श्रद्धेय हैं, कई गुरु घंटाल हैं, या कि उनको दिशा देने वाले हैं, या कि माइक पकड़े हुए हैं, जैसे श्रीमान अ, योगेंद्र यादव। वो उनके कई रूप हैं। कई वो यूनिवर्सिटी में भी झंडा लेकर पहुंच जाते हैं, कई बार वो किसानों का भी नेतृत्व करने लग जाते हैं, कई बार वो सेफोलॉजिस्ट भी हो जाते हैं। और दाढ़ी को, सफ़ेद दाढ़ी को और खिचड़ी दाढ़ी को खुजालते वो बड़ी इंटेलेक्चुअल पोज करने की अ, कोशिश करते हैं। अभिनय बड़ा बेहतरीन किस्म का है, उन्हें फिल्मों में रोल मेरे ख्याल में मिल सकता है। अगर वो अनुराग कश्यप से बात करें तो निश्चय ही वो उनको एक अच्छी भूमिका दे सकते हैं। तो वो फिल्म अदाकार भी हो जाएंगे, वैसे तो अदाकार तो हैं। तो अभी उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ये कह दिया किसान आंदोलन के बारे में। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन उसको ख़त्म करके हम पहुंचते हैं इसमें कि भाई ये हमने तो फील्ड तैयार करके दे दिया था। अब जो खिलाड़ी हैं वो कुछ विकेट ही नहीं ले पाए और वो कुछ रन भी नहीं बना पाए, तो हम क्या करें, हमने तो पिच तैयार के दे दिया। तो इससे बात ये साबित हो रही है, और वही दुखी है। यू ब्लडी वोटर्स, ये उन्होंने कहा था ना। तो इसी तर्ज पे, इसी तरन्नुम पे, इसी गीत के साथ में, इसी धुन के साथ में, वही ढकली बजाते हुए हमारे बहुत सारे देश के प्रबल बुद्धिजीवी वो विलाप कर रहे हैं, वो ईवीएम विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है कि ये हिंदुस्तान में ईवीएम का झंझट शुरू कर दिया है, दुनिया में तो कहीं चलता नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये झूठ है, ये पता कर लें। काफी समय से, करीब 2 दशक या उसके आसपास से ब्राजील में चल रहा है, वेनेजुएला में भी चल रहा था, लेकिन वेनेजुएला की समस्याएं कुछ और हैं। वहां पे किस तरह की चीज हुई उसके कारण उसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। और हिंदुस्तान का वो चुनाव याद करें, 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद के लगातार चुनाव, 70-80 तक के चुनाव, 90 तक के भी चुनाव, जहां हम रोज सुनते थे कि बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं, बैलेट लूटे जा रहे हैं, उसके ऊपर धड़ाधड़ 150 आदमी ठप्पा लगा के जा रहे हैं और वो बैलेट भर देते हैं। उनका ट्रांसपोर्टेशन आप देखिए, उसमें कॉस्ट देखिए, वो कागज़ की बर्बादी देखिए। अखबार के जितने कागज़ जो है ना वोटिंग बैलेट पत्र बनने वाले थे, उसको स्ट्रीमलाइन किया ईवीएम ने। और ईवीएम बड़े सोच विचार के बाद में बने, 98 के आसपास के अंदर उनका प्रयोग शुरू हुआ। अब वो सारे चुनावों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। अब पंजाब में ईवीएम तो ठीक है, लेकिन यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर वगैरह वहाँ ठीक नहीं है। अब एक विचित्र तरह की, ये विमर्श तो नहीं है, ये कोई व्याधि है। तो उस व्याधि का तो हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ जो इस व्याधि से ग्रस्त हैं, वो तो ये इसी तरह का विलाप हमेशा, जब उनकी मर्जी की पार्टी चुनाव में नहीं आती है तो वो ये करने लगते हैं। लेकिन शायद उनको मालूम करना चाहिए कि इस बारे में कोई रिसर्च भी हुई है कि ईवीएम के आने से किस तरह की जो पुरानी जो धांधलियाँ थी, जो कि बैलेट पेपर के ज़माने में हुआ करती थी, वो किस तरह से खत्म हुई हैं। क्या उस पर कोई रिसर्च भी हुई है, कोई उस पर कोई किताब भी छपी है? तो शायद उनको मालूम कर लेना चाहिए कि किताब छपी है 2017 में देवनाथ कपूर एंड सावी द्वारा, और उसका शीर्षक है द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स।
तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जितनी पहले गड़बड़ियां हो रही थी और जिन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए जो ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, उससे बेहतर नतीजे सामने आए हैं। ये बार बार गणनाएं करके बता रहे हैं, कुछ परसेंटेज भी उन्होंने निकाली है। तो इन विद्वानों को, इन विलाप करते प्रखर पंडितों को, उनको ये मालूम होना चाहिए, देवनाथ कपूर और रवि के द्वारा जो किताब लिखी गई है, जो रिसर्च की बेस्ड किताब है, तो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन इनके पास तो एक तरीका है, एक औजार है, इनके कहते हैं कि ये सब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये उसको कुछ नाम दे देंगे। तो लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। असली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि सब हैकिंग हो जाती है। तो हैकिंग का मतलब क्या है, उनको पूछिए कि हैकिंग क्या होती है। कुछ लोगों ने रट लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन वो जो शब्द, जो शब्दावली और जो वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसको साबित है। हैकिंग का सीधा सा मतलब ये है कि किसी एक नेटवर्क में चोरी छुपे बदमाशी करके अंदर घुस जाना और वहां आंकड़ों में कुछ अपने मनुसार बदलाव कर देना। तो इसका मतलब यह है कि पहले तो कोई नेटवर्क होना चाहिए, तभी तो हैकिंग होगी। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण समझ की बात है। मेरे ख्याल में 10वीं 11वीं वाला बच्चे से भी ये पूछिए कि भाई ये फला फला जो है, इसके अंदर नेटवर्क नहीं है, तो तू इसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है क्या, तू इसमें घुस करके ऐसा ऐसा कर सकता है क्या, कि वो हंसेगा और कहेगा जाओ चाचा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन पे आते हैं, बड़े दाढ़ी खुजाते हुए और सर को बाल नोचते हुए ये कहते हैं कि सब गड़बड़ हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है, 7-8 साल से तो सब गड़बड़ हो गया है और ईवीएम के कारण है। तो भी ईवीएम तो पहले आई थी ना, वो तो शेषन साहब के समय पे आई थी और उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया था। और फिर पब्लिक सेक्टर जो कंसर्न है वो इसको बना रही है। सीधी सी बात है कि इसके अंदर और इसलिए मैं ये और अधिक उससे गंभीरता से कह सकता हूँ कि मेरा क्षेत्र ये रहा, ऑटोमेशन का रहा है। और उसमें थोड़ी बहुत हमें जानकारी है जो इन महाशयों को या तो है, लेकिन बहुत चतुर हैं, इनको एक नैरेटिव आगे करना है। तो मुख्य बात यह है कि इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हैकिंग ही नहीं हो सकती तो हैकिंग के नाम पे आप कैसे कर सकते हैं। और दूसरे और भी कई प्रैक्टिकल इशू हैं कि वहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम होते हैं वो उसमें बदलते रहते हैं। तो दूसरी बात है, उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा की जाती है, उसका स्टोरेज किया जाता है, चेकिंग की जाती है, उसको असाइन किया जाता है पोलिंग पार्टियों को, उसको ऊपर उनके जो भी कैंडिडेट है उनके रिप्रेजेंटेटिव के दस्तखत होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं। तो एक पूरा तामझाम उसके साथ में चलता है। तो ये समस्या सिर्फ टेक्निकल के सो नहीं समझी जाएगी। ये जो प्रशासनिक जो उसका चारों तरफ जो उसका जाल है, उसको भी समझना होगा कि ये इस तरह से ईवीएम की हैकिंग जिस नाम लेकर के वो कर रहे हैं, वो अपनी अज्ञानता से भी आगे चल के महामूर्खता का वो लगातार परिचय देते रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ राजनीतिक विचारधाराई अनुराग हैं। जो पार्टियां उनको नहीं पसंद है, जैसे ममता दीदी उनको बड़ी पसंद है, केजरीवाल साहब उनको बड़े पसंद है, और जैसे नरेंद्र मोदी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नरेंद्र मोदी तो ईवीएम लाए नहीं थे। और यहाँ तो जो जिस तरह की हालत है भारत में, तो जब कांग्रेस ने ईवीएम उस जमाने में आई थी तो बीजेपी के कई महारथी हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि साहब इसकी गड़बड़ हो सकती है। तो ये बीमारी खैर उन्होंने अब छोड़ दिया, अब उसका वो बचाव करने लगे हैं। तो ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है ना, राजनीतिक कारणों से किसी भी सही चीज़ को गलत बताना और गलत को सही बताना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये जो ईवीएम का जो एक विमर्श है कि विलाप है कुछ बुद्धिजीवियों का और उनके साथियों का, मीडिया में भरे पड़े हैं, हम लोग उनको सुनते रहते हैं और वो हैकिंग की बात करते रहते हैं। मास रिगिंग कैसे होगा सर, जब आप एक मशीन में ही नहीं घुस सकते क्योंकि इंटरनेट ही इनेबल्ड ही नहीं है, उसमें नेट के कनेक्शन की सुविधाएं नहीं है। दूसरी उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो मैं आप बता दूं, इसको चेक करना कि उसकी कैपेबिलिटी एक जो छोटा सा कैलकुलेटर होता है उससे भी कम है, क्योंकि कैलकुलेटर में तो डिवीजन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है।
स्क्वायर रूट भी निकलता है, स्क्वायर भी बनाया जाता है और दुनिया भर के फंक्शन होते हैं। तो ये तो स्टैंड अलोन सिंपल मशीन, एडिंग मशीन है। इट इज नॉट, इट कांट बी इवन कॉल्ड ए कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर भी नहीं है, ये एक एडिंग मशीन है जो कि सिर्फ संख्याओं को ऐड करती रहती है और एक वोट और दूसरे वोट के अंदर करीब 5 मिनट का अंतर रहता है। तो कोई भी धड़ाधड़ करके 1 घंटे में, 2 घंटे के अंदर जो है ना उसके वोट नहीं डाले जा सकते। और इतना समय तो एक वोटर और दूसरे वोटर के आने जाने में उसके आसपास करीब लगता है। और विदेशों में कई जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। एस्टोनिया में हो रहा है, छोटा सा कंट्री है, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, ब्राजील कर रहा है। और हिंदुस्तान की जो बनी हुई ईवीएम है उनसे करीब 4-5 देश अपने चुनाव कराने शुरू कर रखे हैं। तो ये जो एक उनका जो आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका में नहीं होता और तो हमारे यहाँ कैसे हो सकता, पश्चिमी देशों में नहीं होता, तो भाई कई देशों में हो रहा है, मालूम कर लीजिए आप। और हिंदुस्तान की मशीनें बाहर जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं? वो सोच समझ के ही तो जा रही होंगी ना। लेकिन आपको एक कथानक घड़ना है, उसमें और जो है वो नमक मिर्च लगानी है, मसाला लगाना है और उसके बाद में उन लोगों के सामने परोसना है जो आपकी बात सुनते ही नहीं। तो ये ईवीएम विलाप इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा। आप इस विषय में खुद भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो फेक नैरेटिव है इसको ब्रेक करने में कुछ समय ही नहीं लगना है। आधे 1 घंटे में आपके पास इतनी सूचनाएं आ जाएंगी कि वो उन सारी सूचनाओं का गट्ठर उठा के इनके मुंह पे मार सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एक छोटी सी बातचीत हमने बात 25 पे की कि ईवीएम विलाप जो है कुछ भारत के बुद्धिजीवियों का, क्योंकि उन्हें किसी विचारधारा से और किसी कुछ अनेक पार्टियों से उन्हें विशेष अनुराग है, उनकी प्रिय पार्टियां हैं। और कुछ लोगों से, पार्टियों से उन्हें विशेष द्वेष है। और प्रधानमंत्री मोदी से तो उन्हें विशेष द्वेष है। उसके कई कारण हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा हमने बात 25 में ईवीएम विलाप पे की। और इसमें जो फेक नैरेटिव भारत के प्रकांड पंडितों, बुद्धिजीवियों द्वारा जो रहा उसको हमने सामने रखा। तो ये उनका जो भी फेक नैरेटिव है, इसको ये छोटे से तथ्यों के सामने ही नहीं बैठता है। तो हमें आशा है कि बात 25 पे छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। आप बात 25 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जो टिप्पणी है वो भी अवश्य आप लिखें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।